नमस्कार, आप देख रहे हैं चौधर की जंग। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। अब आखिरी पड़ाव पर हरियाणा विधानसभा चुनाव पहुंच गया है। अब जनता की बारी है। कल जनता अपने अपने नेताओं को चुनने जा रही है, लेकिन आधार क्या होगा जनता का चुनने का? क्या वायदों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, दावों के आधार पर या आपसी छीटाकशी के आधार पर मतदाता किस तरीके से प्रभावित हुआ है इस विधानसभा चुनाव में? लगातार जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया राजनीतिक दलों के द्वारा, एक दूसरे पर छीटाकशी तो की ही गई, अलग अलग कलाकारों का सहारा भी लिया गया चुनाव प्रचार करने के लिए। ये सभी बातें कितना लुभा पाई वोटर को, ये भी जानने की बात है और इस पर भी हम आज विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम कल, क्योंकि वोट डाले जाने हैं और हम ये गुजारिश करते हैं अपने सभी दर्शकों से कि आप अपने घरों से निकल के जाएं और वोट डालने जरूर जाएं और इस बार मतदान प्रतिशत को ज्यादा से ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं। निश्चित तौर पर इससे अपने ही भविष्य को हम सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। ये मौका हमारे पास है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कल के विधानसभा चुनाव के बारे में। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बड़े सियासी दलों को कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। बीजेपी के सामने पीएम मोदी की लोकप्रियता आंकने का मौका है, तो बाकी दलों के सामने अपनी खोई जमीन हासिल करने का। प्रचार के आखिरी वक्त दोनों ही सूबों में सभी दलों की मैराथन रैलियां हुई, लेकिन अब बारी जनता की आई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014 है। विधानसभा की कुल सीटें 90, विधानसभा सीटें सामान्य 73, अनुसूचित जाति 17 है। कुल उम्मीदवारों की संख्या 1351, पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 1242, महिला उम्मीदवार 109, निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 630, पोलिंग बूथों की संख्या 16,357, मतदाता 1,63,18,577, पुरुष मतदाताओं की संख्या 87,37,116, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 74,79,439 है। नालौन में सबसे कम मतदाता 1,26,804 हैं। बादशाहपुर में सबसे ज्यादा मतदाता 3,16,567 हैं। कांग्रेस और बीजेपी के 90 सीटों पर उम्मीदवार हैं, जबकि इनेलो के 88 सीटों पर उम्मीदवार हैं। बीएसपी ने 87 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। हत्या 65 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। सीपीआई 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। सीपीएम 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। महत्वपूर्ण उम्मीदवार कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गणी सापला किलोई, कुलदीप शर्मा गन्नौर, सावित्री जिंदल हिसार, रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल, संपत सिंह नलवा, कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी, किरण चौधरी तोशाम, गीता बुक्कल झज्जर। महत्वपूर्ण उम्मीदवार इनेलो अभय सिंह चौटाला एलनाबाद, नैना सिंह चौटाला डबवाली, दुष्यंत चौटाला उचाना कला, अशोक अरोड़ा थानेश्वर। महत्वपूर्ण उम्मीदवार बीजेपी कैप्टन अभिमन्यु नालौन, रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़, वंदना शर्मा सफीरो। महत्वपूर्ण उम्मीदवार अन्य कुलदीप बिश्नोई आदमपुर हरियाणा जनहित कांग्रेस, चंद्रमोहन नलवा हरियाणा जनहित कांग्रेस, रेणुका बिश्नोई हांसी हरियाणा जनहित कांग्रेस, गोपाल कांडा सिरसा एचएलपी, विनोद शर्मा अंबाला सिटी हरियाणा जन चेतना पार्टी। चुनावी शोर थम चुका है। नेता अब डोर टू डोर हाथ जोड़कर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सियासत गठबंधन की गांठ लगाने और छुड़ाने में उलझी रही। प्रचार अभियान में जनता के मुद्दों पर पर्दा हो गया, लेकिन मतदाता भी वक्त की नजाकत को आंकते रहे। वही हरियाणा में भी गठबंधन और आरोप प्रत्यारोप के इर्द गिर्द सियासत की सुई घूमती रही। सभी दलों ने साम दाम दंड भेद का हथकंडा अपनाते रहे, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं को अपनी तरफ कर सके। 5 साल बाद फिर से जनता की बारी आई है। भले ही प्रचार के दौरान जनता के मुद्दे नदारद रहे हों, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है और अपनी अकलमंदी का परिचय 15 अक्टूबर को वोट की चोट से देगी। तो इस तरीके की एक तस्वीर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के है। अलग अलग जगह से काफ़ी बड़े बड़े नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं और साख तो दाव पर है ही, साथ ही इस बार अपने आप को प्रूव करने की भी बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है पिछले 10 सालों से। अब देखना होगा, तीसरी बार भी दावा तो किया जा रहा है, आती है नहीं आती है वो कल ही आप लोग ही डिसाइड करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी नरेंद्र मोदी के रथ पर सवार होकर इस बार हरियाणा विधानसभा चुनावों में नया परचम लहराने की फिराक में है। देखना होगा वो भी कामयाब होती है नहीं होती है। पिछले 10 साल से राजनीतिक वनवास काट रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला और फिलहाल कुछ
कुछ सालों से जेल में भी हैं वो, लेकिन जमानत पर बाहर आकर के उन्होंने प्रचार भी किया, कितना असर वो डाल पाते हैं, ये तमाम सारी बातें हैं, इन पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवरातामल भटनागर, जितेंद्र कुमार, कुलदीप शर्मा पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, और वीरेंद्र फोगाट वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। कुलदीप, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, ये जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, अपने आप में ये इस बार दिलचस्प माना जा रहा है। पिछले चुनावों से अगर तुलना करके देखें तो इस बार ये लग रहा है कि पूर्ण बहुमत या स्पष्ट बहुमत किसी तरफ नहीं है, और बड़े बड़े 3 राजनीतिक दल तो हैं ही, उसके अलावा कई और लोग चुनावी मैदान में हैं, अलग अलग जगह से भी उनका। और एक हिसाब से कहा जाए तो क्षेत्रवाद के हिसाब से ये पूरा चुनाव बट गया है कि एक क्षेत्र में कुछ ही नेताओं का प्रभाव है तो वहां पर उन्हीं के जीतने की उम्मीद भी बताई जा रही है। तो इस तरीके से क्षेत्रों में बट गया है पूरा चुनाव। आपकी नजर में क्या तस्वीर? देखिए, मुझे लगता है कि ये अस्तित्व की लड़ाई है हरियाणा का इस बार का चुनाव, और हर पार्टी, चाहे वो एनएलडी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हो, हर पार्टी का कहीं ना कहीं एक अस्तित्व का सवाल है। और उनकी प्रतिष्ठा इस कदर दांव पे लगे कि उन्होंने पूरी जान झोंक दी थी अब की बार के चुनाव में, और कल जैसे कि जिस तरीके से मत डलेंगे उसके हिसाब से फैसला हो जाएगा, 19 तारीख को पता चलेगा हमें। तो अस्तित्व की लड़ाई जैसे है। देखिए, अगर आईएनएलडी की बात करें तो जिस हिसाब से उनकी सीनियर लीडरशिप जेल में है और सारा का सारा चुनाव जूनियर चौटालाज ने हैंडल किया है, हाँ। और जिस हिसाब से हम लोग सर्वेस के अनुसार देख रहे हैं या लोकल पब्लिक में बातें कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि वो बहुत जबरदस्त फाइट में है। दूसरी तरफ बीजेपी का जो अस्तित्व विहीन थी हरियाणा के अंदर, सिर्फ 4 सीट थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और आज कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा गेन मिलने जा रहा है। जो आशंका जताई जा रही है उसमें कितना दम है 19 को पता चलेगा। कांग्रेस के विकास के दावे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो दावे कर रहे हैं, उन विकास के दावों का कितना सच है ये भी कल हमें पता चलेगा। तो और रही बात कुलदीप बिश्नोई जी की, तो उनका पूरा का पूरा जो दमखम उन्होंने जो लगाया अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो इस चुनाव में कहीं भी नहीं हुए तो उनके अस्तित्व पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि वो हरियाणा की पॉलिटिक्स करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल। और यही चीज विनोद शर्मा जी के साथ भी लागू होती है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा गैम्बल जो है खेला है कांग्रेस से अलग होकर, खुद की पार्टी बना के, एंड फाइनली ही हैज कम अप विद बिश्नोई जी। तो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि यहाँ पे उनकी प्रतिष्ठा को भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो अपनी साख बचा पाएंगे। तो इन सारी चीजों के बीच में हमें देखना होगा कि जनता क्या फैसला करती है, और जनता वही फैसला करेगी जो वो सोचेगी, जिस विकास के मॉडल पे वो आगे जाना चाहते हैं। देखिए, आज परिप्रेक्ष्य क्या है, हरियाणा का जो कुल 1,61,00,000 मतदाता है, जो मतदाता है, उसमें हम देखेंगे कि जो युवा वोटर है करीबन 39 लाख के आसपास है, और उसमें भी फर्स्ट टाइम वोटर 5 लाख है। तो ये जो एज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। बड़ी फैसिनेटिंग एज है। हाँ। बहुत इंस्पिरेशनल लोग होते हैं, बहुत इनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं राजनेताओं से, और वो जब कंपेयर करते हैं, देखिए आज क्या होता है कि कोई भी समझदार युवक या युवती होती है, वो हरियाणा से बाहर जाने की, इंडिया से बाहर जाने की सोचते हैं। उनका फर्स्ट टारगेट यही होता है कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जाए, अमेरिका जाए, कहीं ना कहीं जाए। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस उनकी उन कंट्रीज में पूरी होती है, जिस तरीके से वो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं, फिर वो हमारी कंट्री को देखते हैं, फिर वहां के नेताओं को देखते हैं, फिर हमारे नेताओं को देखते हैं, फिर वहां की प्रोसेस को देखते हैं, फिर यहाँ की प्रोसेस को देखते हैं, तो बहुत निराश हो जाते हैं। तो ये निराशा का भाव जो जगह है, उसको दूर कौन करेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल, ये बिल्कुल, चुनाव जो है, हाँ। ये चुनाव हरियाणा में कहीं ना कहीं उस चीज को दूर करने का एक बहुत बड़ा स्टेप हो। बिल्कुल वीरेंद्र, क्योंकि वही बात है कि कयामत की रात इसे कह सकते हैं, नेताओं के लिए तो खास तौर पर, और आज रात के बाद क्या होगा और कैसी स्थिति परिस्थितियां हो सकती है नेताओं की, आपकी नज़र में समझना चाहूँगा। देखिए, ये आपने भी जैसे कहा कि आज की जो रात है, कत्ल की रात, कयामत की रात, और पता नहीं क्या क्या मतलब इस रात को संज्ञा दी गई है। और जैसे अभी शर्मा जी ने बताया कि भाई बहुत सारे दल ऐसे हैं जो अपने अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन देखिए, सारी राजनीति से अलग हटके मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए जो है हमारा काम लोगों को एजुकेट करना भी है। एक जो है मोटो ये भी रहता है मीडिया का। तो मैं ये मानता हूं कि मतदाता के अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई है, और कल उसके पास मौका है कि जो उसका भविष्य ठीक कर सके वो उसके पक्ष में मतदान करे, न कि इन नेताओं के भविष्य के पक्ष में मतदान करे, वो हरियाणा के भविष्य के पक्ष में मतदान करे। लेकिन आज तक तो भविष्य नेताओं का ही बनता आया है। यही मैं ये चाहता हूं कि अब की बार कम से कम देखिए, पिछले हरियाणा में 67 के बाद लगभग 14 चुनाव हो चुके हैं, तो जो अब तक नहीं हुआ वो कहते हैं ना, होप अगेंस्ट होप वाली बात है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती है। देखिए, हर चुनाव एक उम्मीद लेके आता है। तो एक मीडिया कर्मी के रूप में लगा लीजिए,
या एक आम वोटर के रूप में लगा लीजिए, मेरी कम से कम सभी मतदाताओं से यही अपेक्षा है कि वो कम से कम अपना भविष्य, प्रदेश का भविष्य देखकर ही मतदान करेंगे और जो नेताओं का भविष्य बनाने के लिए या पार्टी का भविष्य बनाने के लिए मतदान ना करें। मेरा तो ये मानना है। पर मैं एक चीज जोड़ना चाहूँ वीरेंद्र जी, ऑप्शन नहीं है। हाँ, सवाल एक यहाँ पे ये बात भी है कि आप किसे देखें, वोट हाँ, कर रहे ये हैं। बात भी है, ये बात भी ट्रैक है। रिकॉर्ड सबका देख चुके हैं, सबको जान चुके हैं। आपकी बात उसके बिल्कुल बाद सही है, ऑप्शन options की नहीं बात है, सारी मान की लीजिए सारी। ऑप्शंस नहीं है, लेकिन जो देखिए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे पास है उसमें हमारे पास यही विकल्प है, एक नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं का विकल्प नहीं है, विकल्प ऐसा है, लेकिन वो भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि उसमें आपका वोट चला भी जाए तो उससे कोई परिणाम जो है प्रभावित नहीं होता है। तो इसलिए वो नोटा का जो इस्तेमाल है उसमें भी जो है ऑप्शन के रूप में आप रख सकते हैं, लेकिन वो भी एक पूर्णता की ओर नहीं ले जाता है चुनाव में। लेकिन तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक विरोध तो दिखाई सकता है कि इतने लोगों ने बहिष्कार किया है कि हम किसी को भी बस नहीं यही चुनने जा रहे। एक मैसेज दे तस्वीर। सकते हैं कि भाई हाँ। इससे शायद कुछ मैसेज लें जो राजनीतिक दल है। और यहाँ मैं एक छोटी सी कमी और महसूस करता हूं कि हरियाणा में 6-7 दल चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कम से कम आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में चुनाव लड़ती तो चुनाव का रंग बड़ा रोचक और बड़ा दिलचस्प होता, और कम से कम वो मुद्दों को सामने लाने के लिए कोशिश करते वो लोग। क्योंकि एक चुनाव में जो है मुद्दों की चुनाव तो राजनीति- नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो कहीं ना कहीं हाँ, ये प्रभावित तो बात कर रहे लोगों हैं। में सामने आई है, लोग चर्चा करते हैं कि आम आदमी पार्टी को भी ये चुनाव लड़के कि कम से कम जिन मुद्दों के आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने, आईएनएल एक दूसरे को घेरते थे आज से 15 दिन पहले, पिछले 10 दिन से वो मुद्दे गायब है प्रचार से, सिर्फ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। ये एक बड़ी बात ये है जो है तो मैं किस चाहता तरीके था से आप कि देख ऐसा रहे हैं, हो। बिल्कुल बड़ी सही बात उन्होंने कही है कि मुद्दों को ध्यान में रख करके और हरियाणा का, राज्य का और देश का भविष्य देखकर मतदान करें। लेकिन क्या मतदाता इतना जागरूक है कि वो समझ सके कि कौन सा ऐसा नेता है जो उनके भविष्य को ठीक कर सके? ये जो हमारा जो नया मतदाता है 20 साल से 29 साल की उम्र में जो 39 लाख मतदाता हरियाणा के अंदर है, और जो नया फर्स्ट टाइम वोटर वोट करेगा, इन दोनों को एक सामंजस्य स्थापित करके पार्टी बाजी से, जैसा कि वीरेंद्र जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पार्टी बाजियों से उठ के सिर्फ नेता को वोट दे, उस नेता को वोट दे जो हरियाणा का विकास कर सके, जो हरियाणा को देश के अंदर नंबर 1 ला सके और देश को आगे बढ़ा सके। जिस तरह से हमारे खेलों के अंदर प्रोत्साहन दिया गया पिछली सरकारों द्वारा, इस तरह की मतलब अगर कार्यवाही रहेगी तो युवाओं को बहुत एक अच्छा मौका मिला। युवाओं के पास इस समय एक अच्छा मौका है, क्योंकि हमारी जो पिछली पीढ़ी आ रही है उन पिछली पीढ़ियों का सबसे बड़ा ये रहा कि वो एक ना किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ी रही, और पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ने के नाते पहले घर परिवारों में यही हुआ करता था, घर के बुजुर्ग ने जो फैसला कर दिया वो सारा वो परिवार सब में डाल सारा परिवार मानता था, सारा कुटुंब कुनबा मोहल्ले को अच्छा, एक बताता ऐसी था। खबर आई, ऐसी खबरें भी आई हैं, बाहर से कुछ दर्शक हमारे कार्यक्रम में फोन करते हैं, चैनल पे फोन करते हैं, तो ये बताते हैं कि इस तरीके से है। हाँ, तो वो जो एक औरत सिस्टम वही है, वोट डालती है जहाँ घर के मर्द वोट डालने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब वही बता रहे हैं। तो उसके अंदर तो कोई ऑप्शन नहीं थी, लेकिन आज जो युवा पीढ़ी बढ़ के आगे आ रही है, आज पहले बुजुर्गों की जैसे चलती थी, आज घर परिवारों में बच्चों की ज्यादा चलने लगी है। हाँ, तो मतलब जो नया वोटर है, ये जो 20 नया से वोटर, 29 वाला वोटर है, वो अपने परिवार वालों को समझा रहा है कि अच्छे नेताओं को वोट दो, पार्टी के चक्कर में मत पड़ो कि हम खानदानी इस पार्टी से थे, हाँ, इस ये परिवार बड़ी से थे, इनको देंगे क्या वोट। आज ऐसा का, नहीं क्योंकि है। जो युवा वोटर है और अब क्योंकि एजुकेशन भी ज्यादा बढ़ रही है, हरियाणा में भी लिटरेसी रेट भी ज्यादा होता जा रहा है धीरे धीरे, और उच्च शिक्षा के नए आयाम भी यहाँ स्थापित हुए हैं और स्टूडेंट कर रहे हैं, उच्च शिक्षा ले भी रहे हैं। क्या इतनी जागरूकता वाकई में आई है कि वो डिसाइड कर सके कि मुझे किसे वोट देना है और कौन सही है? जागरूकता इसमें निश्चित रूप से आई है। जो युवा वोटर है वो 18,000 से 22,000 के बीच में बैठता है हर विधानसभा क्षेत्रवार, मैंने कैलकुलेट किया है। तो अब जो कैंपेनिंग चली है, कैंपेनिंग पहले लोकसभा चुनाव को, इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव का अगर हम कंपैरिजन करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंपेनिंग में भारी पड़ती दिखाई दे रही थी, और यहाँ जो हरियाणा जो कांग्रेस पार्टी है उसने जो कैंपेनिंग की है वो उसमें उनके इक्वल कैंपेनिंग की है और आंकड़ों के साथ कैंपेनिंग की है। जैसे उन्होंने भाई हम यहाँ 1500 रुपये दे रहे हैं, वहाँ पर गुजरात में ऐसा है। हाँ। तो अब 4 महीने पहले की स्थिति देखें आप, कोई ये वेग टर्म है कि विकास हुआ है, उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा किसका विकास हुआ है। अब जो 21,000 की शेयर मार्केट थी, शेयर मार्केट में पैसा कौन लगाता है? मैं प्रैक्टिकल बात करने जा रहा हूं इसमें। शेयर मार्केट में पैसा लगता है जो 80% जो पूंजीपति हैं, 20% तो उसमें फुटकर होता है, 80% जो बड़े देश के घराने हैं उनका पैसा उसमें होता है।
21,000 शेयर मार्केट था आज से 120 दिन पहले, आज 26,000 पर है। तो उनके 100 रुपए 125 रुपए हो गए। ये तो फैक्ट है। तो मतलब आप कहना इस बात से क्या चाह रहे हैं? क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ 4 महीने में, इसलिए अच्छा, आपका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया कि आम भारतीय जनता आदमी के पार्टी लिए ऐसा कुछ नहीं असर किया, छोड़ उसके लिए क्योंकि जैसे आपकी और हमारी जेब में क्या है? नहीं, ये बात आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो मतदाता जो गांव में आज रह रहा है, वो महिलाएं जो हमेशा से ही अपने घर के पुरुषों के कहने पर वोट डालती आई, क्या वो ये बातें समझ सकते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। एक्चुअल में क्या हो, इस समय समझेंगे ना वो बात ही। अब 100 रुपए मेरी जेब में है, क्या मेरे 125 रुपए हुए हैं? उनके 4 महीने में 100 रुपए के 125 रुपए हो गए, 16 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई उनकी वैल्यू। उसमें 16 लाख करोड़ में से 20% तो जो आम आदमी लगाता है शेयर मार्केट में पैसा, 80% जो लगाता है वो बड़े बड़े पूंजीपति। आप ये कहना चाह रहे हैं कि शेयर मार्केट में जो अप डाउन हो रहे हैं, फायदा हुआ है, उससे आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ नहीं है। तो देखो, सिर्फ उससे सिर्फ ये भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है कि विकास हो रहा है। ठीक है। उसके अलावा एक चीज और है, अभी आपने देखा होगा तो आज के उसमें था, पेपर में भी था, सभी प्रमुख समाचार पत्रों में था कि गैस के सिलेंडर एक आम आदमी की जरूरत है। एक मिडिल क्लास परिवार, अपर क्लास परिवार, लोअर मिडिल क्लास, सभी को गैस सिलेंडर की आवश्यकता है, कि उसको वापस घटाकर 12 से 9 किया जा रहा है। मतलब ओएनजीसी का और इसका प्रेशर है। वैसे तो पेट्रोल का दाम भी सस्ते हो रहे हैं, पेट्रोल के दाम सस्ते हो रहे हैं, लेकिन हमारे आदमी से जुड़ा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर है, उनकी वापस मर्यादा जो है, जो 12 कर दी गई थी, वो सिर्फ एक चुनाव सीजन के माहौल के अंदर, और आज फिर अखबारों में आ रहा है। अच्छा, यही बात, मतलब ये बातें जनता को कितना प्रभावित करती है? तो क्या लगता है कि क्या लोग और वो वोटर जो हम बात कर रहे थे, वो महिलाएं जो अपने पुरुषों के कहने पर ही वोट डालते, क्या वो समझ सकती हैं? परिप्रेक्ष्य समझना होगा। देखिए, आज हिंदुस्तान कहां पे खड़ा है। हम लोग सिर्फ आंकड़ों के मामले में बात करते हैं, रियलिटी उससे परे है। इंडिया और भारत दोनों अलग अलग जगह है। जब आप भारत में आएंगे तो इंडिया को भूल जाएंगे, और जब इंडिया में आएंगे तो भारत को भूल जाएंगे। एक बहुत बड़ी दीवार है इस देश में। आज भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं होती। और ये सब कुछ मुझे लगता है कि ये जो शिक्षा पद्धति भारत ने अपनाई आजादी के बाद, ये सबसे बड़ी वजह है। इसमें सबसे बड़ा जो कमजोरी रही वो मॉरल एजुकेशन की रही। आज देखिए, नेशन फर्स्ट की बात कोई नहीं कर रहा। मोदी जी लेके आए हैं, देखते हैं कितने कामयाब होते हैं। नेशन फर्स्ट नहीं है, और जहां नेशन फर्स्ट नहीं है, व्यक्तिगत मुद्दे बहुत ज्यादा हावी है, व्यक्तिगत स्वार्थ सबसे ज्यादा आगे आता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। घर का मर्द जहां वोट करेगा वहीं औरत करेगी, ये परंपरा इसी का परिचायक है, और यही सबसे बड़ी विडंबना है। दिस इज द आयरनी ऑफ दिस कंट्री कि हमें खुद के फैसले लेने का अधिकार नहीं है। तो ये जो मॉरल एजुकेशन का इतना बड़ा जो कमी रही, उससे आप देखिए आज मानसिकता क्या है। आज मानसिकता ये है कि एक युवा भारतीय राजनीति को एक बिजनेस समझता है। आज ऐसे ऐसे युवा हैं, वो कहते हैं कि इफ यू इन्वेस्ट 1 करोड़ यू कैन गेट 100 करोड़। तो उस मानसिकता के साथ जब कोई इंसान राजनीति में आएगा तो उसे समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं होगा, उसे गरीब के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं होगा। उसका सर्व पर जो टारगेट रहेगा, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मोटो रहेगा कि कहीं ना कहीं वो अपने पैसे कमाए और दुनिया को भाड़ में जाने दे। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि इस तरह का जो माहौल बन गया है। आज आप देखिए, परिवारवाद इतना है कि आज कोई इंसान खुद चुनाव लड़ने जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो जीत के आएगा। अगर मेरे जैसा इंसान भी चाहे और वो सोचे कि चुनाव लड़े और जीत के आए, तो असंभव सी बात लगती है। वही अगर किसी बड़े नेता का बेटा या पोता है, बहुत आसानी से आरती राव के लिए इंद्रजीत कहते हैं कि अगर आरती राव नहीं है तो रेवाड़ी में कौन जीतेगा। तो ये किस मानसिकता का सूचक है? हम सभी नागरिक हैं और हमें हक है। तो ये जो एक प्रभाव इस तरीके का जम गया है, जो मैं कह रहा हूं कि हर चीज को अपने ऊपर ढक लेता है, और जो विकास की जो चीजें होती है वो सिर्फ आंकड़ों में ही साबित होती है। जैसे जोगिंदर जी ने कहा कि जितेंद्र जी ने कहा कि सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा हुआ है। तो ये क्यों हुआ है, हमें ये देखना होगा ना। जबकि हमें विकास से मतलब है कि सबसे निचले व्यक्ति को सारी चीजें मिले, जो एजुकेशन है, जो लेकिन सरकारों के दावे किए जाते हैं, सरकारों द्वारा हर बार किए जाते हैं चुनावों में, फिर भी जनता तक वो बातें। मैं यही कह रहा हूं ना कि कौन लोग राजनीति में हैं। बिल्कुल, कौन लोग राजनीति में, वही लोग राजनीति में हैं जो उसको एक पेशा बना चुके हैं, और आज इसको बदलने की बहुत सख्त जरूरत है। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा, 1 सेकंड और लेना चाहूंगा। वीरेंद्र जी ने आम आदमी पार्टी की बात कही, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी कमी रही अब की बार चुनाव में। अगर वो लोग होते तो कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दों को उठाने का भी मौका मिलता। जो दिल्ली में कितना जबरदस्त रिजीम शीला दीक्षित का था, उन्होंने सिर्फ इसी मुद्दे के बल पे उसको बिल्कुल तहस नहस कर डाला और वो सत्ता में है।
बाद में क्या हुआ एक अलग चीज है, लेकिन अन्ना हजारे का आंदोलन, अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस चीज को हिंदुस्तान के लोगों में इस बात से जगाने ये में तो है सफल कि रहे। आम आदमी चाहता तो है बदलाव, बस उसे एक नेतृत्व देखिए चाहिए। देखिए ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है ना, वो मजबूर है, वो जाए तो जाए कहां। आज आप फला कैंडिडेट के पास जाएंगे, वो बीजेपी से, फला से जाएंगे, कांग्रेस से, फला से जाएंगे, एनएलडी से, वो है तो सारे एक जैसे, टारगेट तो सबका एक जैसा है। अच्छा, इधर उधर आ जाते हैं फिर वो भी फर्क नहीं आम आदमी रहता। का चुनाव में नहीं है ना कि वीरेंद्र, आम आदमी के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन वो आम आदमी चुनाव में नहीं है। देखिए ये भी बात जैसे शर्मा जी ने बात किया थोड़ी देर पहले, जो मेरा पहला कमेंट था, बड़ा आइडियलिस्टिक हम सोच के हिसाब से हमने वो कहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन देश का दुर्भाग्य है, विडंबना है या एक पीड़ा है कि आजादी के जो 70 साल बाद भी वो स्थिति नहीं है कि हम एक पूर्ण डेमोक्रेसी की या एक विकसित, जिसको हम प्रजातंत्र कहते हैं, उस स्थिति में नहीं है। अदरवाइज ये नहीं होता कि देश में 50-60 करोड़ लोग जो है भूखे नंगे बिना छत के रहें इस देश में। ये हालत है इस देश की, इसमें कोई शक नहीं है। और जो कुछ घराने हैं जिनके पास लगभग आप 10-20% लोग इस देश में से, लगभग 10-1%, और उनमें से भी बहुत थोड़े 200 ही घराने लगा लीजिए, सारा जो कैपिटल है, जो पूंजी है, उन्हीं के पास 80% उनके पास। हाँ, 80% उनके पास है। 20% लोगों के पास 80% संसाधन, हमारे देश 80% लोगों की के पास बाकी राजनीति का आप सबसे बड़े विडंबना या सबसे बड़ा दुख देखिए कि आज भी जो है सरकारें सब्सिडी के नाम पे, भत्तों के नाम पे, पेंशन के नाम पे, और क्या बोलते हैं आप उसे, सस्ता अनाज 1 रुपया 2 किलो, 1 रुपया और 2 रुपए किलो अनाज देने के नाम पे हमारे साथ राजनीति कर रही हैं। आप देखिए हरियाणा जैसा विकसित प्रदेश है, पंजाब है, उत्तर भारत में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो काफी मजबूत स्थिति में हैं। आप गुजरात की भी बात कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां वही मापदंड और वही पैमाने चल रहे हैं कि 2 रुपए किलो अनाज मिलेगा, आप 1 रुपया किलो अनाज ले लीजिए। कहने का मतलब कहने का अर्थ ये है कि पैसा बांट के सिर्फ चुप देखो कराया जा रहा है क्या? यही मतलब है, 1 रुपए किलो अनाज खाओ, 2 रुपए किलो दाल लो और आराम से भूखे नंगे अपने झोपड़ियों में पड़े रहो। विकास की बात मत करो। उनको इतना मतलब जो मजबूत ही नहीं किया गया, सही मायने में लिटरेट नहीं, शिक्षा ही नहीं मिली उनको कि वो अपने हक की मांग कर सके। अगर वो अपना हक मांगेंगे तो नेचुरल है कि जो 20% लोग 80% पूंजी पे कब्जा जमाए बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो उनसे छीनेंगे। विजय माल्या देश का हजारों करोड़ रुपए खा के बैठ गया, उससे पूरे देश का पैसा है, वो जो बैंकों का पैसा है, आपके हमारे बैंक, हमारा पैसा है जो SBI का, हजारों करोड़ रुपए खा के वो बैठ गया, उसके हम रिकवरी नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये बातें हम डिस्कस कर सकते हैं आसानी से, और क्योंकि आप सभी लोग भी सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोरिलेशन तो बनता है इन बातों में कि जिस तरीके के हमारे सामने उदाहरण पेश किए जाते हैं और जिस तरीके से उन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है, अच्छा दिखाया जाता है और बड़ी बड़ी टीम्स को वो खरीद के क्रिकेट मैचेस वो खिलाते हैं, लेकिन नीचे नीचे कुछ और होता है। इससे कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति तो देखिए, एक छोटी सी बात में जितेंद्र जी की बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं कि विजय माल्या जैसे या ऐसे ऐसे बहुत लोग, हर्षद मेहता आए, बहुत लोग आए जिन्होंने फाइनेंशियल क्राइम किए, इस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, सरकारी पैसे का बड़ा दुरुपयोग किया और उसको तहस नहस कर दिया सारी व्यवस्था को। बावजूद इसके इतने फाइनेंशियल क्राइम होने के बावजूद हमारे कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन फोर्सेस हैं वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। विजय माल्या जी किंगफिशर एयरलाइन बंद हो गई, उसके बावजूद वहां के लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली, 3-3 महीने 6-6 महीने उनको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन विजय माल्या जी की जो बाकी जैसे IPL में उनकी टीम है, या जो वो कैलेंडर एक निकालते हैं मॉडल्स को लेके, वो करोड़ों अरबों के खर्चे वो लगातार कर रहे हैं, और वो एक कंपनी दिवालिया हो जाती है, दूसरी कंपनी से वो अपना मजे कर रहे हैं, लेकिन हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। छोटा सा ब्रेक हम विडंबना है जी, ब्रेक हम ले लेते हैं एक छोटा सा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे चुनावों से संबंधित भी एक नई प्रणाली इस बार चुनाव आयोग इस्तेमाल करने जा रहा है, उसका एक ट्रायल एक तरीके से लिया जा रहा है, जिसमें मतदाता जिसको वोट देने जा रहा है, एक पर्ची निकल के आएगी और 7 सेकंड के समय के अंदर मतदाता ये जांच कर सकेगा, इसकी पुष्टि हो पाएगी कि उसने जिसे वोट दिया है क्या उसका वोट सही जगह पर गया है या नहीं गया है, इसका कितना असर होता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।